हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम दो टॉपिक करने वाले हैं। एक, बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर आपके घटना सार में बने हैं उनको हम करेंगे। दूसरा, योजना और अब आपका जो योजना और परियोजना के चैप्टर है उनको हम करेंगे। तो ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बिहार का पेपर देने जा रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ही अच्छी सीरीज है, क्योंकि आप अभी खुद ही देखेंगे जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पर बिहार से रिलेटेड, सब कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन है इस बिहार के स्पेशल में, और इसके बाद 130-35 क्वेश्चन आपके योजना परियोजना के हैं। तो पूरी तरह से हम देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे, तो हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपको लगेगा कि हमने इसमें कुछ हार्ड वर्क किया है। तो चलते हैं, देखते हैं। हमारे चैनल पर आई दृष्टि लगभग 17-18 वीडियो पड़े हैं। सब कुछ हमने एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया है। जाके आप वहां पर सब वीडियो देख लीजिए। रिवीजन का बेस्ट तरीका है एमसीक्यू के फॉर्म में सबको 2 की स्पीड में देख लीजिए। घटना सार करवाया है, उसको आप 2 की स्पीड में देख लीजिए। आपके ये दोनों मैगजीन के कवर हो जाएंगे। और पेपर में लगभग अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन इसी दोनों मैगजीन से आ जाते हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जिनका 5 नवंबर 2024 को निधन हुआ था। ठीक, तो जिनका 5 नवंबर 2024 को निधन हुआ था, किस पुरस्कार से सम्मानित थी? तो ये किस पुरस्कार से सम्मानित थी? पास अबे ऑन 5 नवंबर 2024। तो ये किस पुरस्कार से सम्मानित थी? तो याद रखना पड़ेगा आपको किस, ये पद्म श्री और पद्म भूषण। याद रखिएगा, पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों सम्मान से सम्मानित थी। याद, कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनको क्या कहा जाता है? बिहार की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। इनका निधन, शारदा सिन्हा का निधन हो गया। चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर जो लोग पढ़े होंगे इसको किस फॉर्म में लेंगे? टेस्ट के फॉर्म में ले लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी कहाँ खोला गया? ये कहाँ खोला गया बिहार में? तो बताइए, ये कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया? बिहटा में खोला गया। पटना के बाहरी इलाके बिहटा में खोला गया। तो याद रखेंगे कहाँ पर खोला गया? बिहटा में खोला गया। ये पटना का ही इलाका है, यहीं पर खोला गया। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, बापू टावर का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया? करें, बापू टावर का उद्घाटन 2 अक्टूबर, जिसमें गांधी जी की कौन सी जयंती थी? 155वीं जयंती थी। इसी अवसर पर बापू टावर का किसने? नीतीश कुमार जी ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर उद्घाटन किया बापू टावर का? आपको बताना होगा। तो बापू टावर का कहाँ किया? उन्होंने पटना में किया। याद रखेंगे, कहाँ पर किया? पटना में याद किया। तो याद रखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? शारदा सिन्हा के बारे में पढ़ा, भारत वो बिहार की कोकिला, और आईसीडी को पटना के बिहटा में, और यहाँ पर ये पटना में बापू टावर। सब कुछ रिवीजन भी करते चलेंगे ताकि हमारा याद भी हो जाए। यहाँ देखिए, प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को किस राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की? तो प्रशांत किशोर जो पहले चुनाव रणनीतिकार थे, उन्होंने क्या किया? एक नई पार्टी बनाई। उस नई पार्टी का नाम क्या है? तो उस नई पार्टी का क्या नाम है? जन सुराज पार्टी। कहीं पे है? हाँ, देखिए यहाँ पर जन सुराज पार्टी इसका नाम है। ठीक, आप देखिए इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आईआईटी स्नातक मनोज भारती को बनाया गया है। याद रखेंगे, मनोज भारती को बनाया गया है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 100 क्वेश्चन में आप देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित होगा? बताइए, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस, तो पहला कौन सा है? वाल्मीकि है। दूसरा कौन सा है? तो ये होगा आपका कैमूर। याद रखेंगे, कैमूर। पहला पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि है, और दूसरा कौन सा होगा? कैमूर। कैमूर टाइगर रिजर्व स्थापित होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दूसरा क्या होगा? कैमूर। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर देखिए, नील गाय और जंगली सूअरों के आतंक से निपटने के लिए बिहार सरकार ने किन जिलों में उन्हें मारने का आदेश दिया? बताइए, किन जिलों में इन्हें मारने का आदेश दिया जंगली सूअरों और किसको? नील गाय को। ठीक है, तो नील गाय बहुत शर्मीला जानवर होता है, लेकिन क्या होता है, फसल को थोड़ा सा ये खराब कर देता है, इसीलिए वहां पर मारने को मंजूरी दे दी गई है। तो कहां पर मारने को मंजूरी दे दी गई है? ये वैशाली में, पूर्वी चंपारण में, बक्सर में, सिवान में और समस्तीपुर में। तो ये याद रखेंगे कौन कौन से जिले हैं। तो पहले वैशाली याद रखेंगे, दूसरा पूर्वी चंपारण याद रखेंगे, तीसरा बक्सर याद रखेंगे, सिवान याद रखेंगे, समस्तीपुर याद रखेंगे। इसकी थ्योरी भी हमने पढ़ाया है, आप थ्योरी जाके पढ़ लीजिए या यहाँ पर कर लीजिए, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन करिए। सब कुछ क्वेश्चन आप एक टेस्ट के फॉर्म में, मैं थोड़ा सा समय भी दूंगा इसीलिए, ताकि आपको एक टेस्ट के फॉर्म में हर चीजें लगे। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट विल द वोमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 विल बी ऑर्गेनाइज? कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा ऑर्गेनाइज? तो ये कहां पर किया जाएगा? राजगीर में आयोजित किया जाएगा, याद रखेंगे, राजगीर में। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका शुभंकर पूछ रहे हैं कि जो महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी है, इसका क्या है? 24 में इसका शुभंकर क्या बनाया गया है? तो इसका शुभंकर क्या बनाया गया है? गुड़िया बनाया गया है, याद रखेंगे, गुड़िया। गुड़िया किससे प्रेरित है? तो याद रखिएगा, बिहार का जो राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। याद रखिए, गौरैया जो राजकीय पक्षी है, इसी से प्रेरित है गुड़िया। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है? कह रहा है आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये बताना है। तो आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये गया में किया गया। कहाँ पर किया गया? गया में किया गया, ये याद रखेंगे। चलते हैं न देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय कहाँ होगा? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय, तो ये बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो ये कहाँ पर होगा बताइए? तो ये गया में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गया को बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए, सप्तऋषि कॉरिडोर किस जिले में विकसित किया जाएगा? कह रहे हैं सप्तऋषि कॉरिडोर किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो बताइए कहां पर विकसित किया जाएगा सप्तऋषि ऋषि? तो याद रखिए, सप्तऋषि, सातों ऋषि ऋषि क्या करेंगे? राज करेंगे। तो राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनाया जाएगा, सातों ऋषि राज करेंगे, ऐसे याद रख लीजिएगा, सप्तऋषि। यहाँ पर करें कोसी मोची लिंकिंग परियोजना में कौन से जिले लाभान्वित होंगे? करें कोसी मोची लिंकित, व्हिच डिस्ट्रिक्ट विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मोची लिंकिंग प्रोजेक्ट? बताइए कौन से जिले होंगे वो जो इससे बेनिफिट होंगे? तो कौन से होंगे? अररिया होगा, पूर्णिया होगा, किशनगंज होगा, कटिहार होगा। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्या होगा? अररिया होगा, पूर्णिया होगा, किशनगंज होगा और कटिहार होगा। तो ये याद रखिएगा। अभी हमने एक और बताया था, 3-4 जिले थे जिसमें हमने बताया था कि नीलगाय और सूअरों को मारने का, तो वो कहाँ कहाँ पे था, याद करिए। वैशाली में था, थोड़ा हम रिवीजन भी करवाते चलेंगे। पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण में था। और कहाँ था? बक्सर में था, सिवान में था, सिवान, और एक समस्तीपुर में था, समस्तीपुर में था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक कैमूर हम किस लिए बताए थे? दूसरा टाइगर रिजर्व, मतलब बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा कहाँ पर? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी याद रखेंगे, कहाँ पर? कैमूर में। आधुनिक बिहार लैब कहाँ? तो आधुनिक बिहार लैब कहाँ पर? गया में, याद रखेंगे। ये सब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अमृतसर कॉरिडोर, कोलकाता कॉरिडोर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो गया को बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तऋषि, सातों ऋषि राज करेंगे, राजगीर। ककोलत जलप्रपात किस वजह से बंद कर दिया गया? ककोलत जलप्रपात है, ये किस वजह से बंद कर दिया गया? बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला यह जलप्रपात है, तो बताइए ये किसके कारण? सैलाब के कारण, फ्लोडिंग के कारण बंद कर दिया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
14 नंबर का क्या कहता है, करें बिहार के किस जिले में खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम की जांच की गई है? किस जिले में कैलिफोर्नियम की जांच की गई है? किसके द्वारा की गई है? भाभा परमाणु अनुसंधान के वैज्ञानिकों द्वारा ये जांच की गई है। तो कहाँ पर, किस जिले में की गई है? तो याद रखेंगे गोपालगंज में रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम की जांच की गई है, गोपालगंज में। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। कह 2019-20 के बीच बिहार में वन क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई है? कह 2019 से 21 के बीच में, 19 से 21 के बीच में बिहार के वन क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग 75 वर्ग किलोमीटर। कितना? 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ये लगभग 1.03% है। 1.03%, 75 वर्ग किलोमीटर। ये होगा डी वाला, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्यादा नहीं वृद्धि हुई है, लेकिन हुई है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, कह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा तैयार बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है क्या है, इसको बताना है। तो किसके, भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ, तो वही बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वही याद रख लीजिए, परम बुद्ध। और ज्ञान से किसके, कंप्यूटर है तो ज्ञान तो इसको होगा, तो कंप्यूटर को ज्यादा ज्ञान है, तो सुपर कंप्यूटर है तो और ज्यादा ज्ञान है। तो याद रखिएगा परम बुद्ध, याद रख लीजिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा परम बुद्ध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में अप्रैल 2024 में कौन सी 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग प्रदर्शित की गई? कौन सी 100 दुर्लभ, तो किस पर बेस था वो? तो वो किस पर बेस था? तो वो रामायण पर बनी 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग पेश की गई। किस पर? रामायण पर। रामायण बेस मिथिला पेंटिंग, याद रखिएगा, रामायणा बेस मिथिला पेंटिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बताइए। कह रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार में किसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 में 54.99 लाख टन आवंटित किए गए, मतलब इतने पैसे आवंटित किए गए किसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, तो कौन सा? स्वीट कॉर्न, याद रखेंगे, स्वीट कॉर्न को बढ़ावा देने के लिए। किसको? स्वीट कॉर्न को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आप एकदम इसको टेस्ट की तरह ही लीजिए कि अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको, देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, ऐसे पढ़िए ताकि हाँ वहां पर आ जाए और कर ले। क्योंकि अभी हमने पिछले जितने भी रिसेंट में पेपर हुए थे हमने मिलाया था, देखें कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप भी मिला सकते हैं, अगर मेरी बात को विश्वास ना हो तो आप भी खुद मिला सकते हैं। जो घटना सार का था वहीं से क्वेश्चन ए टू जेड, वहीं से क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, जो अभी बीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था पिछले जितने भी पेपर हुए थे। तो याद रखेंगे, इसीलिए आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। 2 के स्पीड में देख लीजिए, लेकिन इसको पूरा देख ही लीजिए। यहाँ आप देखिए 19वां कार्य है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2024 का खिताब किस बिहारी को मिला? यंग ग्लोबल लीडर 2024 का अवार्ड तो किसको मिला? वो किसके द्वारा मिला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसी छोटी मोटी एजेंसी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं मिला है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वाज यंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किसको मिला है? तो शरद सागर को मिला है। किसको मिला है? शरद सागर को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन बताइए। करें बिहार का पहला पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला, वेयर इज द बिहार फर्स्ट आर्कोलॉजिकल कंजर्वेशन लेबोरेटरी लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड किया गया है ये? तो कहाँ पर लोकेट किया? पटना म्यूजियम में, याद रखेंगे, पटना म्यूजियम में, पटना संग्रहालय में। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के सुपौल जिले में तेज गेंदबाज जो हाल ही में चर्चा में रहे उनका नाम क्या है? आई थिंक, मुझे जहां तक याद है ये लखनऊ से खेलते हैं, तो इनका नाम क्या है? तो ये कौन से हैं? मयंक यादव, ये अभी चर्चा में रहे थे, याद रखेंगे, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे। ये वाला क्वेश्चन बताइए। करें बिहार के किस शहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2500 वर्ष पुरानी संरचनाओं के अवशेष खोजे हैं? तो बताइए, ये सभी क्वेश्चन हम उधर से नहीं लाए कहीं से, सभी आपके बुक में दिया गया है घटना सार में।
तो बिहार के किस शहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2500 वर्ष अपनी पुरानी संरचनाओं के अवशेष की खोज की है, तो ये बताइए। तो राजगीर क्षेत्र में, याद रखेंगे कहां पर, राजगीर क्षेत्र में 350 एकड़ में फैले मतलब किला मैदान नहीं देखने। इसको बताइए क्वेश्चन। करें प्रारंभिक विद्यालय में पोषण वाटिका के प्रचार प्रसार में बिहार का देश का कौन सा स्थान है? पोषण वाटिका के प्रचार प्रसार में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बिहार ने टॉप किया है सभी राज्यों में। तो ये पहला स्थान है, याद रखेंगे पहला स्थान है। व्हाट रैंक डज बिहार होल्ड एंड प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन गार्डन इन प्राइमरी स्कूल? तो ये पहला स्थान है। ये वाला बताइए। करें बिहार सरकार ने बगहा को किस वर्ष तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? बगहा को किस वर्ष तक जिला बनाने की घोषणा की है? बगहा शहर है, याद रखेंगे बगहा शहर है, ठीक है। तो राजस्व जिला बनाने तो 2025 तक, तो 2025 तक इसको बगहा शहर को राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं बिहार के में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला राज्य कौन है? बिहार में चाहे मंदिर हो, चाहे मठ हो, चाहे ट्रस्ट हो, इनका पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। तो ये इनका पंजीकरण जब अनिवार्य हो जाएगा, ये पंजीकरण अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार में मंदिरों पर, अच्छा इसको तो दे ही दिया है कि कौन सा है। तो याद रखिए ये तो बिहार ही है, यहाँ बिहार लिख ही दिया गया है। तो याद रखिए तो बिहार है, ये लिखना क्या है। तो याद रखेंगे, यही याद रखिए, बिहार में मंदिरों, मठों, ट्रस्टों को पंजीकरण देने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार तो लिख ही दिया गया है यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन, ये जो इंग्लिश वाला सही है। व्हिच स्टेट नॉर्थ इंडिया हैज मेड ए रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल, मोनेस्ट्रीज और ट्रस्ट मैंडेटरी? तो मैंडेटरी कौन होगा? ये बिहार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनिवार्य कर ही दिया जा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? अरण्य परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द अरण्य प्रोजेक्ट? तो ये अरण्य प्रोजेक्ट का प्राइमरी गोल क्या है? तो इसका प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग होता है ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ड्रोन तकनीक का उपयोग करके वनों को लगाना, ठीक है। तो किसका? वनों को लगाना ड्रोन तकनीक का। अरण्य परियोजना के तहत कितना वन लगाया जाएगा? तो 50 हेक्टेयर से अधिक, लगभग 1 लाख बीज बोने का विचार किया गया है। कितना? 50 हेक्टेयर से अधिक 1 लाख बीज बोने का किया गया। तो वना रोपण ड्रोन की तकनीक से अरण्य योजना। अरण्य योजना के तहत किन स्थानों पर कार्य किया जाएगा? तो अरण्य योजना के तहत किन स्थानों पर कार्य किया जाएगा, ये पूछ रहे हैं। तो ये कहां पर किया जाएगा? उमगा पहाड़ी पर किया जाएगा, याद रखेंगे। उमगा पहाड़ी यहां हो जाएगा, ये बराबर पहाड़ियां हो जाएंगा, तो ये भी बराबर पहाड़ियां हो जाएंगी। और यहाँ पर आप गया में ब्रह्म यौन, डुंगेश्वरी, प्रेतशिला, बराबर पहाड़ी यहाँ सब पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला, यही वाला सही है। नहीं देखते हैं ये वाला। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो छोटे पुलों का निर्माण करना, याद रखिएगा, छोटे पुलों का निर्माण करना, ये ठीक है। तो ये याद रखेंगे, छोटे पुल, जो छोटे पुल होते हैं उन्हीं को। तो ग्रामीण से तो लिखा गया है, तो ग्रामीण में तो छोटे ही पुल होंगे ना, बड़े पुल थोड़ी होंगे। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो किन शिक्षक? तो ये सिकंदर कुमार सुमन को और डॉक्टर मीना कुमारी को। तो सिकंदर कुमार सुमन कौन है? ये देखिए, सिकंदर कुमार और डॉक्टर मीना कुमारी, इन्होंने बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सिकंदर कुमार सुमन और मीना कुमारी को सम्मानित किया गया है। ये मीना कुमारी कहाँ है? मधुबनी जिले की शिवगंगा गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका है। और ये सिकंदर कुमार कौन है? तो ये कैमूर जिले के एक प्राइमरी स्कूल, न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक, मतलब वो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए
करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है। ठीक है, तो ये किसकी रिपोर्ट थी, एनसीएमसी की रिपोर्ट थी। किसकी रिपोर्ट थी, एनसीएमईसी की रिपोर्ट थी। इसी में बताया गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस अकॉर्डिंग टू, मतलब बिहार का रैंक पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा रैंक है बिहार का, बताइए। पहला रैंक है, तो याद रखेंगे फर्स्ट रैंक है बिहार का। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं बिहार में अरण्य योजना का उद्देश्य किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो किस तकनीक का, इसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। बिहार में अरण्य योजना के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए कर बिहार में रामायण आधारित मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई रामायण आधारित मिथिला पेंटिंग, तो अभी हमें कहाँ बताया था ये नाम रामायण की, तो दिल्ली में, याद रखेंगे। दिल्ली में ललित कला अकादमी में 6 से 12 अप्रैल में की गई, वहां पर यही प्रदर्शित की गई रामायण आधारित मिथिला पेंटिंग को। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करा है, देश में कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान कितना परसेंट और इसका स्थान क्या है मक्का उत्पादन में। ठीक है, तो बताइए इसमें बिहार का स्थान कितना है। तो याद रखिएगा देश में मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है, 11% है। तो याद रखिएगा 11% मक्का उत्पादन में है और 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि कितना परसेंट है, तो परसेंट 11 है और स्थान है 5वां स्थान है। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं कि मक्का उत्पादन में बिहार के लिए हाल ही में राष्ट्रीय, मतलब एक मिनट, हाँ, करें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए मक्का उत्पादन के लिए बिहार को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसको किस प्रकार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कृषि कर्मण पुरस्कार। ये वाला बताइए। कह रहे हैं पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में T63 श्रेणी में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले बिहार के पैरा एथलीट का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसने जीता T63 कैटेगरी में, तो ये किसने जीता। नेम ऑफ द पैरा एथलीट फ्रॉम बिहार हु वन ए सिल्वर मेडल इन द हाई जंप T63 कैटेगरी एट द पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024। बताइए किसने जीता था इसको, शरद कुमार ने जीता था। याद रखेंगे किसने, शरद कुमार ने। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यह क्या कर रहा है। कर टेक्सटाइल क्षेत्र में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्या करे डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बिहार किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो टेक्सटाइल क्षेत्र में डाइंग और ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा ये मधुबनी जिले में स्थापित किया जाएगा। किस जिले में, मधुबनी जिले में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे क्या करा, किस देश में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन, याद रखिएगा किस देश ने बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करना शुरू किया। किसने निवेश करना शुरू किया ये बताइए। तो किस देश ने बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। याद रखेंगे किसने शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं। करें देश के खाद्यान्नों की नीलामी में बिहार की खाद्यान्नों को पहली बार किस सूची में शामिल किया गया। बताइए बिहार को पहली बार किस सूची में शामिल किया गया। बताइए किस सूची में शामिल किया गया। तो इसमें, तो खनन मानचित्र में, माइनिंग मैपिंग में शामिल किया गया। याद रखिएगा माइनिंग मैपिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा, बिहार के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है। बिहार के सबसे बड़े चिड़ियाघर, तो बताइए किस जिले में, हो सकता है आप इस जिले से बिलोंग करते हो। तो बिहार के सबसे बड़े चिड़ियाघर तो कहाँ पर, अररिया के रानीगंज में। याद रखिएगा अररिया के रानीगंज अररिया में इसने 289 एकड़ में शुरू किया गया। तो 289 एकड़ में शुरू किया गया बिहार रानीगंज अररिया में। ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब किया। तो ये कब किया, 19 जून 2024 को किया। कब, 19 जून 2024 को किया।
यहाँ क्या कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष 10 में शामिल हुआ? तो बताइए बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष 10 में शामिल हुआ? तो कौन सा विश्वविद्यालय? तो याद रखेंगे ये आपका विश्वविद्यालय है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा। जो आप पूसा नहीं पढ़ते हैं तो वही। तो पूसा स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी 7वीं रैंक थी तो इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। तो ये आपका सी वाला है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। बताइए ये वाला क्वेश्चन करा है, मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या है? मिशन दक्ष, तो याद रखेंगे मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका क्या है? तो मिशन दक्ष का उद्देश्य है कि छात्रों की भाषा और गणित की कमजोरी को दूर करना। भाषा और गणित की कमजोरी को दूर करना मिशन दक्ष का यही उद्देश्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब से कितने क्लास? 3 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है ये। 3 से क्लास 8 तक के बच्चों को भाषा और गणित की कमजोरी को दूर करना। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ चालू हुआ? बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ चालू हुआ? तो ये याद रखेंगे बांका जिले में। बांका जिले में चालू हुआ। कहाँ पर? बांका जिले में। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार के किन दो पक्षी अभ्यारण्यों को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया। देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो कौन कौन से? तो याद रखिएगा नागी और नकटी। तो याद रखिए कौन सा होगा? नागी और नकटी। जिसको क्या किया गया है? ये जमुई में है, नागी और नकटी। तो ये इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया। दो पक्षी अभ्यारण्य, जून 2024 की बात है ये। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं मधुमेह रोगी किस जड़ी बूटी की खोज बिहार में? मधुमेह रोधी किस जड़ी बूटी की खोज बिहार में की गई? व्हिच एंटीबायोटिक हर्ब वाज डिस्कवर्ड इन बिहार? तो किसकी खोज की गई? तो याद रखिएगा ये जिनमेना सिल्वेस्टे। तो सिल्वेस्टे जिनमेनेमा सिल्वेस्टे की खोज की गई। तो ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर का देखते हैं। 2024 में खेल विश्वविद्यालय और खेल परिसर का उद्घाटन बिहार कहाँ किया गया? अब यहाँ देखिए बिहार में कहाँ किया गया? हाँ, तो 2024 में खेल विश्वविद्यालय और खेल परिसर का उद्घाटन बिहार में कहाँ पर किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया? राजगीर नालंदा में किया गया। तो राजगीर सी वाला आंसर होगा, राजगीर नालंदा में। यहां पर क्या कह रहा है कि किस स्थल से के नाम से मंगल ग्रह क्रेटर का नाम रखा गया? किस स्थल के नाम से ये मंगल ग्रह क्रेटर का नाम रखा गया? तो वह बिहार के नालंदा जिले में एक स्थल है जिसका नाम है हिल्सा। याद रखिए किसका नाम है? इसका नाम है हिल्सा। इसी के नाम पर हिल्सा क्रेटर रखा गया। तो याद रखिएगा हिल्सा क्रेटर बहुत सुर्खियों में, नालंदा जिले में पड़ता है। याद रखेंगे नालंदा बहुत ही सुर्खियों में है इस समय। मोदी वोदी गए हैं वहां पे नालंदा, कब इसको उद्घाटन भी किए हैं विश्वविद्यालय। बिहार का मखाना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? बिहार का जो मखाना महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो मखाना खाना पटना। तो मखाना पटना ऐसे याद कर लीजिए, बन रहा है ना मखाना, तो पटना लास्ट में ना 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 आ रहा है, बस पटना, मखाना पटना। पटना में मखाना महोत्सव का करें। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 2022-23 में सर्वाधिक बाल विवाह रोकने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बाल विवाह रोकने वाला राज्य कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा बाल विवाह किसने मतलब रोक दिया है। तो वो कौन सा है? वो याद रखेंगे वो बिहार है। ये याद रखेंगे कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट देखते हैं। करें ब्राजील में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2024 में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत मिला? तो बताइए बिहार के किस प्रतिभागी को रजत मिला? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रतिभागी को रजत मिला है ये।
तो इसमें क्या होगा आंसर, पाड़नी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। करें, बिहार सरकार ने कब तक राज्य को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार सरकार ने, एक मिनट, हाँ, तो कब तक रखा है टीबी मुक्त करने का लक्ष्य? तो जैसे भारत सरकार ने रखा है वैसे बिहार सरकार ने रखा है, कब? 2025 तक। याद रखिएगा, बिहार सरकार ने कहा है कि हम 2025 तक राज्य को क्या कर देंगे, टीबी से मुक्त कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, श्री लाल शुक्ला स्मृति, तो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 से किस बिहार के कथाकार को सम्मानित किया गया है? बताइए, किस बिहार के कथाकार को सम्मानित किया गया है? तो किसको? चंद्र किशोर जायसवाल माधेपुरा को सम्मानित किया गया है, माधेपुरा से। ठीक है, चंद्र किशोर जायसवाल, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए, बिहार के किस मंत्री को पुनर्गठित जीएसटी दर और युक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। याद रखिएगा, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है। ये बताइए, ये पुस्तक का रहा है, चर्चित पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है? तो गांधी की तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है, ये बताना है। बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा, तो ये अनिल कुमार है। याद रखिएगा, अनिल कुमार, ये कौन सा है, अनिल कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन बताइए, बिहार के किस शहर में 17 से 18 जून 2024 को सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहां पर आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? ठीक है, सार्वजनिक, तो ये कहां पर, पटना में आयोजित किया गया, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे, इसमें सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 56 नंबर का क्वेश्चन करा, भारत गौरव पुरस्कार से 5 जून 2024 को पेरिस में किसे सम्मानित किया गया? पेरिस में किसे सम्मानित किया गया? भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के, किसको? तो पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य को। याद रखेंगे, का किसके, पंडित ये इनको महावीर मंदिर के आचार्य, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है, आचार्य किशोर कुमार। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पर किशोर कुमार सी और डी में आ गया है, यहाँ पर दोनों ही होना चाहिए, सी और डी दोनों में। ठीक है, मतलब एक ही यह नाम है। तो महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य किशोर कुमार को, याद रखिएगा, यहाँ किशोर कुमार है। अगर इनका नाम में याद रखिएगा किशोर कुमार, तो सी ही लगाइएगा, सी, किशोर कुमार। मैं जब पीडीएफ जाएगा उसमें सही कर दूंगा 56 नंबर का। ठीक है, तो याद रखिए, किशोर कुमार को सम्मानित किया गया भारत गौरव पुरस्कार से। किससे? भारत गौरव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? किशोर कुमार को। अब ये पेरिस में सम्मानित किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किशोर कुमार। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या कर रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो पूर्णिया की परंपरा ठाकुर। याद रखिएगा, पूर्णिया की कौन थी? परंपरा ठाकुर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या करा, बिहार में मौर्य काल से पहले भूकंप रोधी इमारतें के अवशेष कहाँ मिले हैं? मौर्य काल से पहले भूकंप रोधी मतलब इमारतों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये याद रखेंगे, राजगीर में मिले हैं, राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस बिहारी को 2024 युवा वैश्विक नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हुइच बिहारी वाज नेम्ड द 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो ये अभी हमने बताया था, किसको? शरद विवेक कुमार को। ये इनको शरद विवेक कुमार को मिला है, याद रखेंगे, किसको? सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर। याद रखिएगा, शरद विवेक सागर को मिला है। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसे यूएई सरकार द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? किसे यूएई सरकार द्वारा गोल्डन वीजा, देख रहे हैं, संजय दत्त को भी प्रदान किया गया था, इनको भी प्रदान किया गया। गणतज्ञ आनंद कुमार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बताइए।
तो परमार रवि मनु भाई। ठीक है, तो आप सबका पेपर यही करवाने पर मतलब एकदम पूरा इनको लग रहा है कितना जल्दी पेपर हो जाए। सॉरी, ये यही बता रहे थे ना, परमार रवि मनु भाई को। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर दुनिया के शीर्ष 10 शहरों प्रदूषित शहरों में शामिल है। तो वो कौन सा शहर है, तो ये बहुत सुर्खियों में था, बेगूसराय। याद रखिएगा, बेगूसराय बहुत प्रदूषित शहर बन गया है। गंगा के तट पर बिहार के किस महान व्यक्तित्व की 243 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो किसकी स्थापित की जाएगी, तो कौन है बिहार के, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं बिहार के ही हैं, वो कौन है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेंगे, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि बिहार के गंगा पर 4.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किन दो स्थानों को जोड़ेगा। याद रखिए, किन दो स्थानों को जोड़ेगा। उनकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी, 243। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कितनी थी। तो ये किसको किसको जोड़ेगा, तो याद रखेंगे ये दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। याद रखेंगे, दीघा और सोनपुर। अब सोचिए दीघा कहाँ है, ये पटना में है दीघा। पटना में दीघा है और सारण में सोनपुर है। तो पटना से सारण, अगर पेपर में आ जाए पटना को सारण से जोड़ेगा तब भी सही है, नहीं तो अगर आ जाए दीघा को सारण से जोड़ेगा, वो सोनपुर से जोड़ेगा, तो ये भी सही है। दीघा टू सोनपुर ये भी सही है, या पटना से आपका सारण वो भी सही है, जो भी लगा दीजिएगा। यहाँ पर क्या करा है कि स्वतंत्रता दिवस 2024 के ध्वजारोहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया। विशेष अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया 2024 के, तो इस किसको आमंत्रित किया गया, तो ये सुनीता देवी को। याद रखिएगा, सुनीता देवी को आमंत्रित किया गया। ये सी वाला आंसर, मोदी जी ने आमंत्रित किया था। याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण की महुआ ग्राम की पंचायत प्रधान है। क्या है, पूर्वी चंपारण की महुआ ग्राम की ये क्या है, प्रधान है। नेक्स्ट देखते हैं, 66 नंबर का कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण में बिहार के किस जिले में मंजूरी दी गई। किस जिले में मंजूरी दी गई, बताइए। तो कितना मतलब ये जो मंदिर होगा कितना बड़ा मंदिर होगा, 270 फीट की ऊंचाई होगा पूरा मंदिर मिला के देखा जाए। तो किसने इसमें क्या किया गया कि इसको राज्य पर्यावरण विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ पर होगा बनेगा, तो ये कहाँ पर मंजूरी दी गई, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करा, 67 करा, बिहार के सिवान की रहने वाली वह लड़की जो सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी है, उसका नाम क्या है। तो ये उसका नाम क्या है ये बताना है, सबसे कम उम्र में ये। तो ये कौन है, यूसरा फातिमा। याद रखेंगे, यूसरा फातिमा है। नेक्स्ट देखते हैं, 68 नंबर का रहा है, बिहार के किन जिलों में एशियाई जलपक्षी गणना आयोजित की गई। किस जिले में एशियाई जलपक्षी गणना आयोजित की गई, तो ये किस जिले में, इस यहाँ पर गया में औरंगाबाद में नवादा भोजपुर में। तो यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा, गया औरंगाबाद नवादा भोजपुर में आयोजित की गई। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट बिहार वाज एशियन वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड। कहाँ पर सेंसस कंडक्ट किया गया, गया औरंगाबाद नवादा भोजपुर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 फरवरी 2024 को कहां पर नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो ये कहां पर किया, तो कहां पर किया, तो ये सारण में किया। याद रखिए कहां पर, सारण में किया, ये वाला आंसर सही होगा। 70 नंबर का बताइए, कह रहे हैं हाल ही में बिहार के किस गांव को आईआईटी फैक्ट्री का उपनाम दिया गया। बिहार के किस गांव को आईआईटी, तो कौन सा गांव है ये है पटवा टोली गांव। याद रखेंगे, पटवा टोली गांव। तो ये कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। पटवा टोली गांव को क्या किया गया, आईआईटी फैक्ट्री का नाम दिया गया। यहाँ पर ज्यादा आईआईटी लड़के पास किए। 71 नंबर क्वेश्चन करा, बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कितनी कुल वित्तीय सहायता दी गई। बताइए कितनी कुल वित्तीय सहायता दी गई।
तो कितनी कुल वित्तीय सहायता दी गई? 10,37,286। याद रखेंगे, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करा है, बिहार की कौन सी सुंदरी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट बनी है? बिहार की कौन सी सुंदरी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट बनी है? तो कौन सी बनी है? कीर्तिका। कहाँ की है? पटना की है कीर्तिका, यही बनी है कीर्तिका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का रहा कि चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेप फर्स्ट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते? तो बताइए, बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते? तो बेगूसराय के प्रियांश, याद रखिएगा, बेगूसराय के प्रियांश ने 2 पदक जीते। यहाँ का रहा कि टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को कौन सी रैंक प्रदान की गई? ये पटना को कौन सी रैंक प्रदान की गई टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो 117वीं रैंक प्रदान की गई। याद रखिए, 117, 117, 117वीं रैंक, 117वीं रैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है बिहार से सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार से सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? मानवी मधु कश्यप। याद रखेंगे क्या? मानवी मधु कश्यप है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं कि हाल ही में मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी समारोह में किसे अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए, ये किसको अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेनका मल्लिका। याद रखिएगा, मेनका मल्लिका को मधुबनी की है, इनको अनुवाद सम्मान से सम्मानित किया, ट्रांसलेटर अवार्ड। अब देखिए यहाँ पर 77 नंबर का देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के किन 2 कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई? बिहार के किन 2 कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई, ये बताइए। तो 2 कॉरिडोर, एक विष्णु मंदिर कॉरिडोर है, एक महामंदिर कॉरिडोर है, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है। कौन सा? विष्णु मंदिर कॉरिडोर जो गया में है, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है जो बोध गया में है। इसी दो को, तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बिहार के किस खिलाड़ी को फाइड कैंडिडेट मास्टर 2024 का खिताब जीता? किसने जीता है फिडे कैंडिडेट मास्टर? तो ये फिडे कैंडिडेट मास्टर का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो रेयान मोहम्मद ने। याद रखेंगे, रेयान मोहम्मद ने जीता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताइए, बिहार में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की शुरुआत कहाँ की गई? बिहार में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की शुरुआत कहाँ की गई? शेखपुरा के बादशाहपुर से। ठीक है, तो याद रखिएगा, शेखपुरा के बादशाहपुर से। यहाँ पे कह रहा है बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 2 कैमूर में ही एक बनने वाला है, एक तो यही है। तो बिहार के वाल्मीकि बाघों की संख्या पूछ रहे हैं कितनी हो गई है? 54 हो गई है, ये याद रखेंगे। 81 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुआ? तो बिहार में कौन सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुआ? तो ये ज्योति सिन्हा मुजफ्फरनगर की हैं, ये वो मुजफ्फरपुर की है ज्योति सिन्हा। तो याद रखेंगे, ये ए वाला सही हो जाएगा, ज्योति सिन्हा। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 बिहार सरकार और कितनी कंपनियों के बीच समझौता हुआ? तो बिहार सरकार और कितनी कंपनियों के बीच समझौता हुआ, ये बताइए। तो बिहार सरकार और 278 कंपनियों के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ बताइए, बिजली क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बिजली बिजली क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को प्रदान किया गया। ये वाला सही हो जाएगा। या यहाँ बताइए, ये कह रहा है कि 1989 में बिहार के वह आईएएस अधिकारी जिन्हें बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया, उनका नाम क्या है? तो ये कौन है? अमृत लाल मीणा। याद रखिएगा, अमृत लाल मीणा। नेक्स्ट देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में बिहार के किन 7 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मतलब
बिहार के किन 7 लोगों को पद्म पुरस्कार, तो यहाँ पर सब कितने दिए हैं देखिए, सीपी ठाकुर दिए गए हैं, हाँ ये भी है, सीपी ठाकुर पद्म भूषण से नवाजा गया है। इसके बाद बिंदेश्वरी पाठक है पद्म विभूषण से, तो 2 लोग को, सीपी ठाकुर हैं इनको पद्म भूषण से नवाजा गया, ये विभूषण से नहीं, सीपी ठाकुर को पद्म भूषण से नवाजा गया है, बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, और शिवन शिवन पासवान और शांति देवी पासवान इनको पद्म श्री से नवाजा गया है। कौन? शांति देवी पासवान और ये शिवन पासवान और शांति देवी पासवान को पद्म श्री से नवाजा गया है। ये तो जितने हैं ये सही है, कितने हो गए, 1 2 3 4, और कौन से हैं? टिकलू कला के भीष्म पितामह अशोक कुमार विश्वास, याद रखिएगा वो हैं, और राम तिलक मलिक हैं, ठीक है, और सुरेंद्र कुमार किशोर हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इतने लोग और याद रखेंगे, चलते हैं ये याद रखेंगे, ठीक है। इनको पद्म, सीपी ठाकुर को पद्म भूषण से नवाजी गया, किस किस किसमें, पद्म भूषण से, ठीक है, पद्म विभूषण से बिंदेश्वरी पाठक को नवाजा गया, ठीक है। तो ये सही होगा, ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था। ये देखिए यहाँ पर 19 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में किस वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा बंधन मनाया, वो कौन सा वृक्ष था? तो बाइबैक्स सीबा था। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन क्या करे, बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है? विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये जमुई में बनेगा, याद रखेंगे, जमुई में बनेगा। यहाँ पर देखते क्या कर रहा है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राष्ट्रीय खेल दिवस पर कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में किया गया। तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 9 अप्रैल 2024 को आयोजित 67वीं स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियनशिप रहा? कौन सा ओवरऑल कहा रहा? ये कहाँ आयोजित हुआ? बिहार के पाटिल पुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ था, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। तो बिहार नहीं जीता था, महाराष्ट्र जीता था, याद रखिएगा, महाराष्ट्र जीता था। यहाँ पर देखते हैं 90 नंबर का, बिहार में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की पहली पीसीआर मशीन किस विश्वविद्यालय में लगाने का निर्णय लिया गया है? तो किस विश्वविद्यालय में लगाने का निर्णय लिया गया है, ये बताइए। तो ये कहाँ लिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करा है, नगर 1 मई 2024 को बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ, IGIMS पटना में खोला गया है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट बनाने के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो पासपोर्ट बनाने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा है? सीवान है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला आंसर हो जाएगा, सीवान है पासपोर्ट बनाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान है। देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2024 को बिहार के किन 4 ट्रेनों को उपहार दी? तो बिहार के किन ट्रेनों को उपहार दी? तो कौन? पटना टाटानगर, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा, और एक मिनट बैटरी, चलिए जितना चलता है चलेगा, गया हावड़ा देवघर वाराणसी। तो पटना टाटानगर भागलपुर वाराणसी, गया हावड़ा देवघर वाराणसी, यहाँ ट्रेनों को उपहार देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो ये कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें 24 सितंबर 2024 को बिहार के नालंदा में किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने सतत जीविकोपार्जन योजना का अध्ययन किया? तो ये किस देश के पूछ रहे हैं, तो बताइए सतत जीव को, तो ये आपका रवांडा होगा, याद रखेंगे, रवांडा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें कि दक्षिण कोरिया ने बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? किसको चुना है, ये बताइए। तो ये भी आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक, किसको? आनंद कुमार को। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण कोरिया याद रखेंगे।
अब यहाँ पे क्या करा है, देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ शुरू किया गया? देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ शुरू किया गया, ये पूछ रहा है। ये कहाँ पे शुरू किएगा? भागलपुर में, टीएनबी कॉलेज भागलपुर में। ये वाला आपका ए वाला सही होगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ। देखिए, व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बना है? बताइए, बिहार का पहला नगर निगम, तो ये पटना नगर निगम बना है, याद रखेंगे। अगर आपको लगेगा हाँ हमने क्वेश्चन अच्छा लाया है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको, क्योंकि ये सब बनाने में, हिंदी इंग्लिश ये सब बनाने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है, लगभग 3 से 4 घंटा हमारा लग जाता है। अगर आप वो सब भी नहीं करते, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो हम काफ़ी डिमोटिवेट फील करते हैं फिर। ठीक है, तो फिर लगता है कि मतलब अब कुछ वीडियो तो तब भी लाना है आपके लिए, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है खुद के अंदर से। अब यहाँ पर देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? तो बताइए, बिहार का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? तो वैशाली जिला सबसे ऊपर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या करा है, बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो कौन सी योजना शुरू किया है? तो पर्यटक होम स्टे योजना। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, पर्यटक होम स्टे योजना। अब देखिए, यहाँ पर 99 सवाल क्वेश्चन कौन थे? बिहार के थे। अब चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका योजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं किससे, क्रूज भारत मिशन एक योजना लाया गया था, जिसके किसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको सर्बानंद सोनेवाल द्वारा लॉन्च किया गया था, मुंबई बंदरगाह से लॉन्च किया गया। इसका मेन लक्ष्य क्या है? तो इसका मेन लक्ष्य है भारत को वैश्विक क्रूज गंतव्य बनाना, मेकिंग इंडिया एक ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन बनाना। ये बिहार का, याद रखिएगा, वो सॉरी करें, बिहार बिहार ही नाम आ रहा है, भारत का एक मिशन है, क्रूज भारत मिशन। अब देखिए, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है, क्रूज भारत मिशन का कौन सा चरण मौजूदा क्रूज टर्मिनलों का आधुनिकीकरण करेगा? तो कौन सा ये चरण करेगा? तो कौन से चरण? फर्स्ट चरण के तहत इसको किया जाएगा। याद रखेंगे, किस चरण के तहत? फर्स्ट चरण के तहत। इस पे 3 चरण होंगे, तो पहले चरण के तहत यही किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक मिनट, हाँ, क्रूज भारत मिशन सिर्फ थीम याद रखिए, मतलब पूरा एक टोटल याद रखिए। ये किसको बढ़ावा देना? पर्यटन को बढ़ावा देना, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, क्रूज भारत मिशन है। अब देखिए यहाँ पर, क्रूज भारत मिशन के तहत रोजगार के कितने अवसर सृजित किए जाएंगे? कह रहे हैं रोजगार के अवसर की वृद्धि भी किया जाएगा। तो कितने? तो कह रहे हैं 4 लाख रोजगार की वृद्धि किया जाएगा, और पर्यटनों की संख्या कितना पहुंचाया जाएगा? 10 लाख तक की पर्यटनों की संख्या पहुंचाया जाएगा, और 4 लाख तक रोजगार दिया जाएगा, ये दावा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान। अब देखिए, इसका एक मैं थीम बता देता हूँ, जो प्रधानमंत्री ये जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये क्या करता है प्रधानमंत्री, तो ये जनजातीय गांव अभियान है, तो ये जो आकांक्षी जिले हैं और बहुल गांव हैं, उनके आर्थिक विकास में सुधार लाना इसका मेन लक्ष्य है। इसके लिए पैसा भी जारी किया गया था, कितना? 79,156 करोड़ रुपए जारी किया गया था। कितना? 79,156 करोड़ रुपए जारी किया गया था। सिर्फ इसमें इतना याद रखिएगा कि जो जनजातीय गांव हैं, जनजातीय जिले हैं, उनके आर्थिक सुधार, उनके सामाजिक आर्थिक सुधार करना, बस ये याद रखिएगा। अब इसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार द्वारा, कुछ राज्य की सरकार के द्वारा जारी किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पूछ रहा कितना योगदान है, तो 79,000 पूरा था, तो 56,000 केंद्र सरकार के द्वारा, और 22,000 जो है, लगभग 22,823 कितना है, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 56,333 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ देखिए, बायो राइड योजना क्या है। अब देखिए, बायो राइड योजना, इसको भी एक उसमें समझिए, ये क्या करता है, इसके तहत क्या हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी, जैव टेक्नोलॉजी और रिसर्च, जो इनोवेशन और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। तो यही याद रखिएगा, बायो राइड क्या है, जैव प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बायो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, बायो राइड स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर? तो बायो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना इसी का उद्देश्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में और कुछ बन सकता है। कह रहे हैं कि
बायोराइड योजना किस समय अवधि के लिए लागू की गई? तो बायोराइड किस समय अवधि के लिए? 2021-22 से 2025-26 के बीच में लागू किए। तो 21 से 26 याद रखिएगा। याद रखिएगा, एक ये तो बायोराइड हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, इसको कब लॉन्च किया गया? तो ये 18 सितंबर को, 18 सितंबर 2024 को, हो सकता है डेट पूछ ले। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या। एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? देखिए, वो एनपीएस वात्सल्य मुख्य मतलब एनपीएस वात्सल्य योजना कब लॉन्च किया गया था? कि ये अब इस बार जो 2024-25 का बजट पेश किया गया था, वित्त मंत्री सीतारमण ने लॉन्च किया गया था। ये किस लिए लॉन्च किया गया था? कि बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। अब देखिए, इसमें होता क्या था? ये इसमें होता था कि अगर आप न्यूनतम पैसा, न्यूनतम 1000 रखा गया था सालीना, मतलब साल में 1000 तो रखना ही है आपको। न्यूनतम 1000 रुपये जमा करते हैं, तो 18 साल के बाद जिसके लिए जमा करते हैं, इसको अभिभावक जमा करते हैं। तो जो अभिभावक जमा करेंगे, तो वो जो बच्चा 18 साल के ऊपर हो जाएगा, तो उसके जितना भी पैसा जमा करे रहेंगे, उस पर रिटर्न के हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे एक अभिभावक है, वो अपने बच्चों के लिए 10,000 रुपये, ये सरकार ने ही बताया था कि अगर आप अपने बच्चों के महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं, कितने? 10,000 रुपये हर मंथ जमा करते हैं, तो 18 साल के बाद, मतलब जो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, और 15, क्योंकि 3 साल के ऊपर जमा करना है, तो जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो उसके खाते में कितना 15 साल में जमा हो जाएगा पैसा? 18 लाख। 18 लाख जब रुपए जमा हो जाएगा उस बच्चे के खाते में, तो ये 18 लाख उसको, उस पर कितना मिलेगा? ये 14.28% सालाना रिटर्न के हिसाब से अब उसका पैसा कितना हो जाएगा? सब मिला के 63 लाख हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 63 लाख रुपए हो जाएगा। तो यही कहता है, यही एक एग्जाम्पल दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम कोई अभिभावक 10,000 जमा करता है, तो 18 वर्ष बाद उसको रिटर्न के हिसाब से सब 63,000 रुपये, वो 63 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि अगर आप कुछ पैसा जमा करते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो क्या होता है उसमें, बच्चे के 18 साल पूरा होने पर कुछ पैसा बढ़ के मिलेगा, बस यही। जैसे एलआईसी उलआईसी सब होता है, वही होता है, बस कुछ नया नहीं है। अभी यहाँ देखिए क्या कहा गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना में न्यूनतम वार्षिक निवेश कितना है? कह रहे हैं न्यूनतम कितना कर सकते हैं? तो न्यूनतम 1000 रुपये कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एनपीएस एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता को कौन संचालित कर सकता है जब तक बच्चा 18 वर्ष का ना हो जाए? करें, खाता को कौन संचालित कर सकता है जब तक वो बच्चा 18 वर्ष का ना हो जाए? तो ये कौन संचालित? तो सभी माता पिता, और उसके जैसे माता पिता हैं या माता पिता नहीं है, तो उसके कानूनी संरक्षक जो हैं, मतलब वो जिसकी जो देखभाल बच्चे की कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो लीगल गार्जियन या पेरेंट्स है। तो याद रखिए, जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, या तो उसके क्या होंगे? कोई कानूनी संरक्षक होंगे, लीगल गार्जियन होंगे, तो वो कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है। विज्ञान धारा योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान धारा योजना का, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिस्थितियां तंत्र को मजबूत करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करें विज्ञान धारा योजना के तहत कितने घटक शामिल हैं? इसमें 3 घटक शामिल हैं। तो याद रख कौन कौन से ये घटक शामिल हैं। तो याद रख कौन कौन से घटक इसमें शामिल हैं। तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। दूसरा कौन है? अनुसंधान और विकास है। तीसरा है नवाचार और प्रौद्योगिकी और परिनियोजन है। तो सिर्फ इसमें याद रखिए 3 घटक शामिल हैं। अब देखिए, रीसेट कार्यक्रम का पायलट कौन संचालित करेगा? अब देखिए, हो सकता है आप पूछे कि रीसेट होता क्या है, तो याद रखिएगा, ये युवा खेल मंत्रालय ये संचालित करेगा। अब रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो खिलाड़ी क्या कर चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं,
अब उनको क्या करना है, रीसेट नाम से ही देखिए लिखा गया है रीसेट, मतलब दोबारा ही उनको कुछ काम में लगा देंगे। तो जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य है सेवानिवृत्त एथलीटों को रोजगार, क्षमता और करियर विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और उन्हें सशक्त बनाना। तो मेन उद्देश्य रीसेट का यही है कि मतलब अगर वो उसमें चलेंगे उनको फिर रीसेट करके जगा दिया जाए जो जो खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा रीसेट कार्यक्रम का यही उद्देश्य है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ इतना याद रखिए। थीम याद रखिए, जैसे आप पढ़ा करिए ना उद्देश्य का, क्योंकि हर उद्देश्य को आप कितना पढ़ेंगे, तो सिर्फ उसका थीम याद कर लीजिए, अच्छा इसमें होता क्या था, तो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रीसेट वर्ड पकड़िए, बस उसको अपने दिमाग में रख लीजिए, नहीं तो कितना रटेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी हमने क्या बताया, थीम बता दिया, अब मुख्य उद्देश्य आप पता चलेंगे कि क्या है, सेवानिवृत्त एथलीटों को रोजगार और कौशल प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट स्किल्स टू रिटायर्ड एथलीट्स, बस यही करना है। सिर्फ आप थीम पकड़िए, बस हर चीज को रटिए मत, रीसेट आ जाए बस यही करिए। अब देखिए यहाँ पर पीएम ई ड्राइव योजना क्या है। अब देखिए पीएम ई ड्राइव योजना क्या है, तो ये क्या है, पीएम ई ड्राइव योजना याद रखिएगा, कर रहे हैं कितने चार्जिंग, पीएम ई ड्राइव में क्या किया जाएगा, जो ई ड्राइव है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए ये सब आपका बैटरी से, जो बैटरी के अंतर्गत चलने वाले उनको सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इसमें क्या करें, चार्जिंग स्टेशन कितने बनाए जाएंगे, तो इसमें कितने चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रावधान किया गया है ये पूछ रहा है। क्या कितने स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, तो कितने स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे ये बताना है आपको पीएम ई ड्राइव के। तो कितने स्थानों पर, तो इसके स्थानों पर 88,500 क्या किया जाएगा, चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख कर पूछ सकता है कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने स्थानों पर ये चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, 88,500 स्थानों पर ये क्या किया जाएगा, चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। दूसरा क्या याद रखेंगे, ये स्कीम कब मंजूरी कब प्रदान की, 11 सितंबर 2024 को मंजूरी प्रदान किया गया। एक स्कीम इसमें और याद रखिएगा कि इसमें जो कितने रुपए आगामी 2 वर्षों में का प्रावधान किया गया है, तो कितने रुपए का आगामी 2 वर्षों में प्रावधान किया गया है, तो 1,09,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना, 1,09,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि पीएम ई ड्राइव योजना किस योजना का स्थान लेगा, तो ये किस योजना का स्थान लेगा बस ये बताना है। तो फेम योजना का स्थान लेगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मौसम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मौसम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो मौसम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है मौसम पूर्वाग्रह और प्रबंधन में सुधार, इंप्रूविंग वेदर एंड फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले 2 वर्षों में कितना रुपए खर्च होगा, इसमें 2,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, पीएम आवास योजना 2.0 शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, जब शहरी बोल रहा है तो शहरी होगा, शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पे कह रहा है पीएम 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में कितने घरों का निर्माण किया जाएगा, तो कह रहे हैं कितने घरों का निर्माण किया जाएगा इसके द्वारा पीएम आवास योजना शहरी, तो 1 करोड़ याद रखेंगे, 1 करोड़ ये आंसर इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब बताइए ये क्या है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये भी इसका भी थीम याद रखिए। जब ये आ जाए NATS, इसका मतलब जो अप्रेंटिस नहीं होता है कि प्रशिक्षुता मतलब अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस होता है इसको आसान बनाना हर जगह। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए कि कुछ अप्रेंटिस कर लेंगे तो कुछ छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा, तो ऐसे ही इसको आसान बनाने के लिए
अप्रेंटिस प्रक्रिया को आसान बनाना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, भास्कर मंच का उद्देश्य क्या है। कह रहे हैं जो भास्कर मित्र का ये है, इसका उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भास्कर मंच लॉन्च किया गया। किसको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भास्कर मंच 17 सितंबर 2024 लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, तो क्या है, स्टार्टअप और हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो यही है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनहेंसिंग कोलैबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप एंड स्टॉक होल्डर के लिए भास्कर मंच लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा करें, यानी TS 2.0 प्रशिक्षुओं को स्कॉलरशिप कैसे वितरित किया जाएगा। तो ये क्या कैसे स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा ना इसमें, जो अप्रेंटिस करेगा तो उसको कैसे, DBT प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा। किस माध्यम से, DBT प्रणाली के माध्यम से। 122 देखिए, करें ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एक ही है, याद रखेंगे, इसका थीम याद रखेंगे कि इसको जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना। याद रखिएगा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना ड्रोन दीदी परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ये देखते हैं, करें एक पेड़ माँ के नाम अभियान तहत 2025 तक कितने पेड़ लगाने का प्रावधान है। तो 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाया जाएगा। कितना, 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना है 2025 तक। किसके तहत, एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत 2025 तक कितना, 140 करोड़ पेड़ लगाने का प्रावधान है, ये रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक और संरचना संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है। तो बताइए इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए जानते हैं, इसका मेन उद्देश्य, इसका भी थीम याद रख लीजिए। इसका मेन उद्देश्य है कि जैसे जो फॉरेंसिक जो चीजें होती है, जैसे कहीं पे कुछ घटना घटित हो गई तो उसकी फॉरेंसिक जांच होती है, तो उसी को मजबूत, उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस करना, मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तो इसका मेन उद्देश्य कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा, देश के फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, फॉरेंसिक और संरचना रिपोर्ट के अंतर्गत। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। अब इसमें पूछ सकता है इसमें कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, तो इसमें गृह मंत्रालय इन्वॉल्व रहता है। याद रखेंगे, गृह मंत्रालय इन्वॉल्व रहता है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक और सूचना संवर्धन NFIES के अंतर्गत किस घटक को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें किस घटक को, तो 3 घटक इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से घटक हैं, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना की जाएगी हर जगह, मतलब जहां जहां इसकी मंजूरी मिलेगी। दूसरा क्या किया जाएगा, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तीसरी NFSC दिल्ली परिसर संवर्धन की स्थापना। साइबर वाला गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं, PM मत्स्य समृद्धि सह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए, PM मत्स्य समृद्धि योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब इसको मंजूरी मिली, 8 फरवरी 2024 को मंजूरी मिली। तो ये मत्स्य पालन से जुड़े हुई है। तो मत्स्य पालन क्षेत्र में औपचारिक बनाना और सूक्ष्म लघु उद्यमों के समर्थन करना। तो ये कौन सा आसन हो जाएगा, बी वाला इससे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा कि पृथ्वी और विज्ञान योजना, पृथ्वी विज्ञान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पृथ्वी विज्ञान, अब देखिए उसमें मत्स्य वाले में 4 वर्षों में कितना, 6000 करोड़ रुपए रखने का उद्देश्य है, मतलब लक्ष्य रखा गया है। पृथ्वी विज्ञान योजना इसका क्या है, तो इसका क्या है, पृथ्वी प्रणाली परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों का निरीक्षण और रख रखाव करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों का निरीक्षण और रख रखाव करना, बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान योजना के अंतर्गत कौन सी उपयोगिता शामिल नहीं है। तो बताइए कौन सी उपयोगिता शामिल नहीं है, इसमें बता रहे हैं। तो इसमें 5 उपयोगिता शामिल है। कौन सी, वायुमंडल और जल अनुसंधान शामिल है, एक्रॉस शामिल है, ये वाला एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च, महासागर सेवाएं और प्रौद्योगिकी स्मार्ट शामिल है,
ये याद रखिएगा। सेज भी शामिल है, भूकंप विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी शामिल है। ये तो शामिल ही है, तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। आपका सी वाला ऊर्जा दक्षता यही शामिल नहीं है, तो सी वाला आपका शामिल नहीं है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आप जानते ही हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, लोगों के छतों पर सोलर पैनल लगवाना, तो घरों में बिजली बिल को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, तो यही है प्रधानमंत्री सौर घर बिजली योजना। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर का कहना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रति हर महीने कितनी मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकता है एक आदमी अगर इसको लगा लेगा। तो प्रति वक्त हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकता है। सी वाला आंसर सही होगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य किया गया है। हाँ, तो ये करे कितने घरों पर, तो पूरे देश में 1 करोड़ घर, मतलब 1 करोड़ घरों पर लक्ष्य का किया गया है प्रधानमंत्री का, कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा स्थापित कर दी जाएगी, सौर प्रणाली स्थापित कर दी जाएगी। तो 1 करोड़ लक्ष्य है, याद रखिएगा। 2 करोड़ 3 करोड़ मत लगाइएगा, 1 करोड़ लगाइएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ लक्ष्य, बस इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, 1 करोड़, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपका घटना सार में आपका ये बिहार वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। जो पिछले भी सेक्शन है वो सब जाके देख लीजिए बस। तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।